हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए क्लास 11th के इलास्टिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले बच्चों हम इलोंगेशन इन ए रॉड ड्यू टू रोटेशन, इलोंगेशन ऑन ए रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा हमारा चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड और एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स सेमेस्टर पर। तो बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक आज का चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। आपको पता है कि किसी भी लिक्विड पर जब हम प्रेशर लगाएंगे या फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक प्रेशर लगाने से उसका वॉल्यूम कम होगा और उस वॉल्यूम कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक, ये हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? नॉन आइडियल फ्लूइड। अभी नॉन आइडियल फ्लूइड क्या है, उससे पहले हम ये समझ लें कि आइडियल फ्लूइड क्या है। तो ध्यान में आप थोड़ा सा, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड मैं लिख देता हूं उसके बारे में। आइडियल फ्लूइड में तो क्या होता है, आइडियल फ्लूइड होता है कि ऐसा फ्लूइड, ऐसी कोई भी लिक्विड, ठीक है, जिसकी जो कि नॉन कंप्रेसिबल हो। ठीक है, कोई भी लिक्विड अगर नॉन कंप्रेसिबल है या आइडियल फ्लूइड अगर रहेगा तो वो नॉन कंप्रेसिबल होगा। नॉन कंप्रेसिबल होगा मतलब आप समझ रहे हो, नॉन कंप्रेसिबल मतलब कोई भी ऐसा फ्लूइड जो नॉन कंप्रेसिबल हो। दूसरा, नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस, ना तो विस्कस हो उसके अंदर, ना तो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी हो और ना ही वो प्रेशर लगाने पे कंप्रेस हो। मान लो कोई लिक्विड लाए, हमने प्रेशर लगाया, वो कंप्रेस ही नहीं हुआ, उसकी जो शेप है, साइज है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, और वो नॉन विस्कस हो। विस्कस क्या होता है? विस्कस एक फ्रिक्शन का फोर्स होता है जो जो लिक्विड है उसकी दो लेयरों के बीच में एक्ट करता है। जैसे अपन क्या करते हैं, कोई बॉडी ले ली, उस बॉडी को अपन ने दूसरी बॉडी के ऊपर चलाया, तो जब उसके ऊपर हम चलाने की कोशिश करते हैं तो जो नीचे वाली सरफेस है वो क्या करेगी, इसको पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप करती है। ऐसे ही जब कोई लिक्विड है, लिक्विड में अगर एक लेयर, जब ऊपर वाली लेयर है वो अगर आगे बढ़ना चाहती है तो इसकी नीचे वाली लेयर है वो इसको पीछे खींच के ले जाना चाहती है। यानी ये भी एक तरीके का फ्रिक्शन का फोर्स है जिसे हम विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं लिक्विड्स में। ठीक है ये फ्रिक्शन ही, ये लिक्विड्स की दो लेयर के बीच में लगता है। अब अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो वो ना तो कंप्रेस होगा, ना उसके पीछे, ना तो उसके अंदर विस्कोसिटी होगी। लेकिन हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल फ्लूइड में। क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड होता है वो कंप्रेस होता है। ये एक आइडियल कंडीशन है, काल्पनिक कहानी है, जिसको लेकर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, पूरा चैप्टर इस आइडियल फ्लूइड की कोई कल्पना मान के पढ़ना है, जबकि हर फ्लूइड ये पाया नहीं जाता है। ठीक है, मिलता हमें यही है नेचर में, नॉन आइडियल फ्लूइड। अब इस नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए हम पढ़ेंगे कि इसमें कितनी डेंसिटी चेंज होती है, यानी जब प्रेशर लगाएंगे तो कितना इसमें बदलाव आएगा। तो मान लो बच्चों, लेट इनिशियली द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज रो। मान लो कोई भी फ्लूइड है जिसकी इनिशियल डेंसिटी कितनी है, रो है, उसका मास मान लो, इट्स मास इज एन एंड वॉल्यूम इज वी। वॉल्यूम इज वी। अब आप जानते हो कि रो का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी रो क्या है, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो उसकी डेंसिटी है। तो यहां से वो चीज है कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। हम कहते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो रो घटेगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो रो बढ़ेगा। आप इस चीज को ऐसे फील कर सकते हो कि मान लो कोई भी पार्टिकल्स हम लिख के, ठीक है, कोई फ्लूइड है, उसकी मान लो कोई फ्लूइड है हमारे पास, इस फ्लूइड पे हमने चारों तरफ से क्या किया, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, ये फोर्स लगाना स्टार्ट किया अपन ने, या प्रेशर यहाँ पे लगा, ठीक है, P। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी प्रेशर लगेगा तो उसके पार्टिकल पास पास आएंगे, जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, यानी वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब वो डेंसिटी में कितना चेंज आएगा, कितनी बढ़ जाएगी, हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम, सपोज
ऑन अप्लाइंग प्रेशर P on this liquid become रो डैश। कितनी आती है मान लो, रो डैश हो जाती है। कितनी आती है बच्चों, रो डैश जाती है। ठीक है, अब ये प्रेशर P लगाने पर इसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है, रो डैश। मान लो हमने प्रेशर भी बहुत छोटा लगाया, मान लो dp, ठीक है, कितना है dp, तो इसकी डेंसिटी अब कितनी होगी, मान लो रो डैश। जब छोटा सा प्रेशर लगाएंगे dp तो इसकी डेंसिटी होगी रो डैश। तो उसका रो डैश का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m/v प्लस छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम dv। हमने मान लिया छोटा सा प्रेशर लगाया dp, जिसकी वजह से छोटा सा चेंज आया उसके वॉल्यूम में dv। कितना चेंज आया बच्चों, dv, ठीक है, एंड dv चेंज आया dp प्रेशर लगाने पे। यहां तक कोई डाउट है, रो डैश इक्वल टू m प्लस v बाई dv, ये हमारा चेंज आ गया प्रेशर में, नया रो डैश आ गया। अब हमें चेंज निकालना है तो हम कैसे करेंगे, आप इसको नोट करो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाऊं उसको, जल्दी से करिए। हाँ चलिए, नोट कर लिया, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब देखो क्या होगा, ये हमारे पास आ गया रो डैश इक्वल टू m प्लस m बाई v प्लस dv, ठीक है। अब मैं पहला वाला जो हमारा रो था, मास अपॉन वॉल्यूम, उसको मैं डिवाइड कर देता हूं रो डैश से, यानी मास अपॉन v प्लस dv से, ठीक है। तो हमारे मिलेगा भाई मास से मास कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा रो अपॉन रो डैश इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर v प्लस dv अपॉन v। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो रो डैश अपॉन रो इक्वल टू v अपॉन v प्लस dv। क्लियर है, और मैंने दोनों को क्या कर दिया, पलट दिया। आगे देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा रो डैश अपॉन रो इक्वल टू, मैं अगर दोनों तरफ v से डिवाइड करूं, ऑन डिवाइडिंग बाई v इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या करता हूं, तो यहाँ v प्लस वी क्या जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों, ये v में डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों dv अपॉन v। यहाँ से रो डैश की वैल्यू बच्चों आएगी, वो आएगी रो, ठीक है, रो डैश, ये रो इधर हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस। अब देखो इसको मैं क्या कैसे लिखूंगा, आप जानते हो बच्चों बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस हमारा होता है बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, प्रेशर। मैंने याद करो आपको, मैंने क्या था, माइनस का p अपॉन डेल v अपॉन v, तो वहां dv अपॉन v आ गया, चेंज है। तो मैं यहां से dv अपॉन v को क्या लिखूंगा, dv अपॉन v को क्या लिख सकता हूं बच्चों, माइनस का p अपॉन v, है ना, माइनस का p अपॉन, ये इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का p अपॉन v, ये लिखूंगा बच्चों, माइनस का p अपॉन v। अब ये बहुत dv है, चेंज हमने कितना लगाया है, कितना प्रेशर लगाया था, dv, तो dp आ जाएगा भाई। अगर ये dp है, माइनस dp अपॉन dv अपॉन v, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन स्ट्रेंथ, dv अपॉन v, तो माइनस dp अपॉन v। तो जहां लिखा है dv अपॉन v, मैं ये लिख दूं माइनस का dp अपॉन v। तो यहां से आपको रो डैश की वैल्यू मिलने वाली है बच्चों, कितनी मिलेगी, रो इंटू 1 अपॉन 1 माइनस dp अपॉन v, यानी हम बल्क मॉडुलस निकाल लें, और बल्क मॉडुलस निकाल लें, कैसे निकालते हैं बल्क मॉडुलस, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाकर क्या निकाल सकते हैं, कितना डेंसिटी हो जाएगी, नई डेंसिटी कितनी होगी रो डैश, और चेंज कितना आएगा, चेंज निकालने के लिए नई में से पुरानी डेंसिटी को माइनस कर दो, उतना चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया रो डैश के लिए, रो इंटू 1 अपॉन 1 माइनस dp बाई v, ठीक है। ये हो गया मैं चेंज इन, ये हमारा नई डेंसिटी रो डैश। क्लियर है, फटाफट नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ कर लिया, चलिए मैं बता देता हूं उसको। अगर
अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दो बच्चों, आगे ये क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए मान लो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 300 मीटर, ठीक है। क्या दे रखा क्वेश्चन, एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 300 मीटर, ये 300 मीटर। तो कहता है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या है, कंप्रेस करना है डेल बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम, ऑफ वाटर एट द बॉटम, ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशन, ठीक है। ओशन की जो बॉटम है उस पर पूछा गया है। आपको जी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रो ऑफ वाटर दे रखा है बच्चों 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है आपको, ठीक है। और बल्क मॉडुलस बी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों, वो हमें दे रखी है 2.2 इंटू 10 टू पावर 9, 2.2 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारी चीजें दे रखी है आपको। अब आपको कैलकुलेट करना है कि डेल वी अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। डेल वी अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आप एक बार कोशिश कर लो उसको पॉज करके, कैसे करेंगे। देखो आप क्या जानते हो, आप जानते हो बच्चों B इक्वल टू होता है P अपॉन डेल V अपॉन V, क्या होता है, वॉल्यूम मॉडुलस इक्वल टू P अपॉन डेल V अपॉन V, अपन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं B की वैल्यू मेरे को दे रखी है तो मैं यहां से निकालना है डेल V अपॉन V की वैल्यू निकालते तो होता है P अपॉन V, यही आएगा P अपॉन V, डेल V अपॉन V। यहां पर हम माइनस भी लगा सकते हैं, तो ये माइनस रहेगा ये इस तरीके से, ठीक है, माइनस P अपॉन V। अब देखो ध्यान से, मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इस प्रेशर की वैल्यू नहीं पता है। तो आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है किसी भी लिक्विड में, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। आपने इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हमने जो हमारे जो घर में प्रेशर हेड होते हैं, टंकियां जो रखी हुई होती हैं, वो छत के ऊपर रखते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जितना नीचा होगा उस नीचे आते वक्त पानी का प्रेशर उतना ज्यादा होगा। आप ऐसे हो कि आप किसी भी टब में या किसी भी ऐसी जगह पे हैं, किसी ऐसी वाटर बॉडी में है, नदी में या किसी भी नहर में है, तो उसके अंदर आप जब अंदर जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे आपकी बॉडी पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वो प्रेशर जो होता है बच्चों, वो होता है प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच। क्या होता है बच्चों, रो जी एच। इसको खूब ढंग से डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में कि रो जी एच कैसे आया, ठीक है। आपको भी क्या समझना है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। तो यहां से मैं निकालूंगा डेल वी अपॉन वी की वैल्यू, तो कैसे निकलेगी बच्चों, माइनस का पी की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू आपको दे रखी है 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों 10, और बी की ये किसकी वैल्यू हो गई, रो जी एच की वैल्यू कितनी बच्चों, हाइट कितनी देखो 300 मीटर, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है, सिंपल चीज है, रो जी एच, रो की वैल्यू ये रही 10 पावर 3, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, और बल्क जो हाइट है वो कितनी 300, ठीक है। नीचे आपका कितना हो गया 2.2, ये आपका बल्क मॉडुलस हो गया। तो यहाँ से बच्चों डेल वी की अपॉन वी की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये रहेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, ये रखा है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा, 2 से काटेंगे ये कटेगा 15 बार, ये कटेगा 11 बार, यहाँ जाएगा डिवाइड करेंगे 11 का, इसमें 11 बनता है 11, पॉइंट बचेगा 4, 11 3 33, 1.3, ये 10 का घटाएंगे तो 10 टू पावर माइनस का 3, ठीक है। ये माइनस का आंसर आएगा, तो डेल वी अपॉन वी, यानी इतना चेंज आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैसा आया हमारा नेगेटिव।
1.3 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 3, इतना फ्रिक्शनल कंप्रेशन आ जाएगा, इतना फ्रिक्शनल कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले अपन ने प्रेशर निकाला, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाए नीचे वैसे फॉर्मूला लगाना है, रो जीएस, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एच इज द कितनी हाइट अंदर गया है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में अगले चैप्टर में। फिलहाल आपको इसको ऐसे रख लेना है, फटाफट नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए, हाँ नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक कर लिया नोट, चलिए पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए, ये जो हमने इलास्टिसिटी पढ़ी है, इलास्टिसिटी के क्या फायदे हैं, ठीक है वो देखते हैं, इलास्टिसिटी के क्या फायदे हैं। तो बच्चों अब हमें देखना है कि जो हमने इलास्टिसिटी के बारे में इतना पढ़ा है, इलास्टिसिटी का फायदा क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं, तो उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो हम लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे आपके पास जो आपके हमने देखे जो हमारी लिफ्ट्स होती हैं या जो क्रेन्स होती हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है कि एक फिक्स वैल्यू होती है। मान लो कि जो आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मान लो 10 आदमी जा सकते हैं, तो 10 आदमियों का वजन देख रहे उन्होंने कह रहे कि भाई 10 आदमियों का वजन है जो मान लो वो 5 या 6 क्विंटल के आसपास है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए, यानी जो लिफ्ट है उसकी कैपेसिटी कम से कम होगी उससे मतलब उसके 5 गुना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें वजन कभी ज़्यादा भी चला जाता है, तो उसकी कैपेसिटी हमेशा उसके 5 टाइम्स ज़्यादा या 6 टाइम्स ज़्यादा रखते हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नियमक ले सकते हैं। ठीक है, कि किसी में ज़्यादा रखनी है, कितने गुना ज़्यादा रखनी है, ताकि वो ज़्यादा वजन होने पर भी टूट ना जाए। ऐसे जो हमारे ब्रिजेज होते हैं, जो ब्रिजेज होते हैं उनके ऊपर जो फ्लाईओवर्स होते हैं, उनके क्या होता है, उनका भी एक फिक्स होता है कि अगर उसकी कैपेसिटी है कि इससे एक 20-20 टन का ट्रक क्रॉस कर सकता है आराम से, मतलब वो नीचे टूटे नहीं या उसको झुके नहीं, तो उसमें कम से कम जो 20 टन का अगर जाएगा तो उसके अंदर कम से कम उसका 5 गुना यानी 100 टन तक की चीजें जा सकती हैं उसके आराम से। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे वहां पे लिखा होता है कि 20 टन, लेकिन उसके ऊपर से क्या होता है 40 टन की गाड़ियां भी जाती हैं और वो आराम से जाती हैं। ठीक है, क्यों जाती है? क्योंकि उनके अंदर ऐसा पहले से नियम बना के लेके चलते हैं कि भाई इसको इतना ज्यादा लेंगे तो ये अपने यहाँ पे झुकेगा नहीं या टूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखो इसका एक यूज तो हम अगर क्रेन में देखे जाए तो मान लो क्रेन में देखते हैं अपन, तो क्रेन में क्या होता है, आपने देखा क्रेन क्या करती है बच्चों, लोड उठाने का काम करती है। लोड उठाने के जिस रस्सी से वो लोड उठाती है उस रस्सी का एक खुद का कोई एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, यानी एक लिमिट होगी जिस लिमिट पे जाके क्या होगा वो रस्सी टूट सकती है अगर उससे लोड उठाया जाए। तो उस रस्सी का एक एरिया होगा कि भाई कितना एरिया रखा जाए जितना ये इतना लोड उठा सके। तो अगर मैं उस एरिया को निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, तो भाई कितना मतलब जो रस्सी है वो कितनी मोटी होनी चाहिए, इसका मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया हुआ था, है ना। तो मान लो जो लोड है क्रेन उठा रही है, वो लोड है मान लो W, ठीक है, वेट, और उस रस्सी का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है क्रेन की रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेस वो है मतलब S, और गामा लिख दिया क्योंकि इसका गामा होगा, ये गामा पे डिपेंड करेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस हो गया। तो बताओ इसका एरिया तो हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है, आप जानते हो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहां से मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कितना लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। अब आपको पता है फोर्स कितना है, फोर्स इसका कितना है बच्चों, वेट लग रहा है वो फोर्स है, स्ट्रेस आपको एस गामा, एरिया इतना होना चाहिए, लेकिन एरिया इतना होगा तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस की लिमिट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दें तो ये फिर सेफ हो जाएगा। तो कम से कम एरिया कितना होना चाहिए बच्चों, या तो इसके बराबर तो होना ही होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी एरिया जो है उस ब्रेकिंग स्ट्रेस क्रेन की जो रस्सी है उसका एरिया हमेशा जो है वो इसके रेशियो से, फोर्स अपॉन ब्रेकिंग स्ट्रेस के रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है बात, समझ आई क्या? तो ये से क्रेन में होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं ब्रिजेज में, ब्रिजेज में क्या होता है बच्चों, या फ्लाईओवर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि उनकी शेप कुछ इस टाइप की होती है ना, इस टाइप की, ऐसे एक स्लोप होती है, इस तरीके की एक स्लोप होती है। अब मान लो उस स्लोप पे कोई चीज ज्यादा चली गई तो अपन क्या देखेंगे कि वो स्लोप में आप देखेंगे आप कोई गाड़ी जाएगी वो दबेगा उसके वेट से और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा।
क्योंकि इलास्टिक मटेरियल यही करते हैं, इलास्टिसिटी क्या करती है, उसको दबाएगी और वापस जैसे वो लोड हटेगा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अब कभी कभी क्या होगा कि अगर मान लो उस पर फोर्स ज़्यादा लग जाए या स्ट्रेस ज़्यादा लग जाए तो क्या होगा, उसमें परमानेंट स्ट्रेन आने के चांस रहेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो हमारी घर की छतें होती हैं, है ना, अब उनकी छत में क्या होगा कि जैसे कोई छत है, उस छत के ऊपर अपन ने लोड डाला, लोड ज़्यादा पड़ गया अगर, तो आपने देखा होगा कि उस सारे मटेरियल का लोड जो है उसकी वजह से बीच में थोड़ी सी छत ऐसी दब जाती है। कभी बहुत सारी छत देखे होंगे आपने, रूप से देखे होंगे तो इनकी शेप ऐसी हो जाती है, जबकि डाली बनाई गई तब वो सीधी थी। अब चूंकि उसका खुद का वेट भी तो है भाई, रोड जो उसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है वो उनका खुद का वेट भी है, जिसकी वजह से वो अंदर थोड़ी सी बीच में डिप कर जाती है नीचे। अब अगर वो उसके अंदर जो मटेरियल लगाए गए हैं, मतलब इंजीनियर्स जो मकान बनाया है उसके अंदर जो आपने लोहा या स्टील, लोहे की जो रॉड्स डाली हैं, अगर वो अच्छी ज़्यादा डाली हों, उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस है या उनका जो यंग्स मॉडुलस है वो ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं होगा। यानी मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो वो कम आने के चांस रहते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को बहुत जगह यूज देखा होगा कि जब कोई छत होती है उसके छत के आगे जो लेस होती है, छज्जा जो होता है, उस पर अगर हम कुछ ज़्यादा लोग खड़े हो तो छज्जा आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है ना, परमानेंट स्ट्रेन आता है। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड आ गया, वो लोड को झेल नहीं पाया और परमानेंट स्ट्रेन आ गया। ठीक है, तो ब्रिजेस में जो डिप होती है उस डिप को रोकने के लिए, उस डिप की जो कैलकुलेशन करते हैं उसको कैसे करते हैं, डिप को हम लिखते हैं इस तरीके से, डिप, ये डिप है हमारी। डिप का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है WL³ अपॉन 4BD क्यूब गामा। W होता है बच्चों वेट, L होती है बच्चों लेंथ, मैं समझा रहा हूं सब आपको, B होती है बच्चों इसकी ब्रेथ, D होती है इसकी डेप्थ, और गामा होता है यंग्स मॉडुलस जो उस ब्रिज को बनाने में यूज किया गया है, यंग्स मॉडुलस। अब देखो क्या होता है, जो आपका ब्रिज है, मान लीजिए आपका ब्रिज है, ठीक है, ये आपका ब्रिज है, इस ब्रिज से कोई चीज जा रही है, उस ब्रिज में ऐसा डिप नहीं आना, जब इसमें वेट आएगा तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ऐसे ये नीचे तक दब जाएगा इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि दबाव कम हो, डिप जो है, ये जो डिप है वो ये जो है ये कम होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, तो डिप कम करना हो हमें, तो डिप कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इन सारी चीजों जिस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उनका ध्यान रखना चाहिए। डिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के, अगर वेट ज्यादा आ जाए उसकी स्ट्रेंथ से तो डिप ज्यादा आएगा, तो हमें डिप चाहिए कम। दूसरा लेंथ के देखो कैसे प्रोपोर्शनल है, लेंथ के क्यूब टाइम से, मतलब अगर आप इसकी लेंथ 1 मीटर बढ़ाओगे या इसकी लेंथ आप डबल कर दो, अगर लेंथ डबल कर दी डिप कितने टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 2 करो, 2 रखो, 2 का क्यूब 8, यानी डिप कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी डिप ज्यादा आएगा। यानी हमें जो दो आपके जो ये जो आपने लेंथ ले रखी है, ये जो लेंथ ले रखी है, ये लेंथ जो है आपकी वो बढ़ाने में क्या होगा, इसकी डिप कैसे जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसलिए इनकी क्या रखेंगे, इसकी लेंथ एक क्या रखेंगे, थोड़ी सी पास में रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, पास में। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से बना हुआ है ये ब्रिज ऊपर। ठीक है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ नीचे लगे हुए हैं। अब देखो ये तो इसकी क्या है, लेंथ है 2 पिलर्स के बीच में, यहाँ पर ये क्या हमारी ये हमारी डेप्थ है, ये जो अंदर की तरफ ये है ये ब्रेथ है, और इस पे अपन ने जो भी वेट रखा, मान लो यहाँ पे एक वेट रख दिया W, तो इन सब की वजह से आएगी। अब देखो ब्रेथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ब्रेथ आप कम करोगे तो ये बढ़ेगा, यानी ब्रेथ को बढ़ा के रखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम ब्रिज बनाएंगे उसकी चौड़ाई ज्यादा रखेंगे और लंबाई थोड़ी सी कम रखेंगे। लंबाई कम करने का मतलब है ये दो आपने जो सपोर्ट लिए हैं इनके बीच की एक उसकी लेंथ कम होनी चाहिए। तभी हम घर में जब हम घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं, पिलर्स लगवाते हैं, वो पिलर्स थोड़ा सा क्लोज, ज्यादा दूर नहीं रखते, ठीक है ना, ज्यादा दूर रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसमें डेप्थ ज्यादा आएगा। डेप्थ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन डेप्थ से क्या किया, अगर आप डेप्थ बढ़ा देते हो, डेप्थ उसको बढ़ा देते, उसकी मोटाई इस तरीके से बढ़ाते हो तो क्या होगा बच्चों, अगर 2 गुना मोटाई बढ़ा देते हो तो आप उसको डिप को 8 गुना कम कर सकते हो। और गामा जितना ज्यादा होगा उतना डिप कम होगी, क्योंकि देखो इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गामा मतलब जो आपने मटेरियल यूज किया है वो जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतना उसमें डिप कम आएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों की डिप जो है वो हम कम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मान लो कोई मटेरियल लिया, आपको ऐसी लेंथ का है, उसकी थोड़ी लंबाई कम रखो, उसकी चौड़ाई ज्यादा रखो, उसकी डेप्थ बढ़ा के रखो, और उसका गामा अच्छे मटेरियल का हो, तो क्या होगा वो उसमें डिप कम आएगा, यानी कम
झुकेगा। बहुत बार ऐसे ब्रिज होते हैं कि उसके अंदर से लगातार गाड़ियां निकलती रहती हैं, ज्यादा वेट की वजह से ब्रिज में परमानेंट एक ऐसा हल्का सा ऐसा स्ट्रेन आ जाता है, इस तरीके से इस तरीके छोटा सा हल्का सा डिप आ जाता है। तो वो डिप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इंजीनियर्स और उसको इसके हिसाब से क्या करते हैं, मेजरमेंट करके बनाते हैं कि इसमें डिप इतनी कम से कम डिप आनी चाहिए। तो उस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम डिप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ब्रिज की, ठीक है। तो ये हमें फायदे हैं कि हमें अगर इन चीज़ों की कैलकुलेशन पता है, हमें मटेरियल पता है, हमें डेप्थ कितनी रखनी है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम एक अच्छे ब्रिज का बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है आजकल अच्छी क्वालिटी जो होती है ना, इंजीनियर्स सारे ईमानदार हैं, नेता सारे ईमानदार हैं, तो कहीं डिप आती नहीं है ना, सीधा ब्रिज ही टूट जाता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप जब अच्छे नेता नागरिक बने देश के तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, पढ़े लिखे इंजीनियर्स को लगाएं जो कम घोटाला करें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इलास्टिक वेयर मटेरियल्स, लिफ्ट, क्रेन, इन सब में ही हमारा इसका यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।